हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 22 जो कि है पार्लियामेंट को कंटिन्यू करेंगे। कल की वीडियो में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया किस तरीके से कंपोजिशन है, ऑर्गेनाइजेशन है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में आपको लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। ऑल्दो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते, बट उन्हें इंटीग्रल पार्ट माना जाता है पार्लियामेंट का। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। देन हमने देखा सिस्टम ऑफ इलेक्शन किस तरीके से होता है लोकसभा में, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे डिसाइड की जाती है, कैसे हर एक सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट किया जाता है सीट्स का, चाहे लोकसभा की सीट्स हो या फिर जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होती है हर एक स्टेट की। देन हमने देखा कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किस तरीके से SC ST का लेकर रखा है लोकसभा में। एंड ऐसा नहीं है कि वो जनरल सीट से नहीं लड़ सकते, अगर ST ST चाहे तो जनरल सीट्स के लिए भी लड़ सकते हैं लोकसभा के इलेक्शन के लिए। इसके बाद हमने देखा कि जो राज्यसभा में जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, बट जो लोकसभा में होता है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू किया जाता है, जिसमें आपको कुछ मेरिट्स भी देखने को मिलेंगे एंड कुछ डिमेरिट्स देखने को मिलेंगे किसके, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के। तो वो भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। देन हमने देखा कि जो दो हाउसेस हैं उनका ड्यूरेशन क्या होता है। राज्यसभा जैसे एक कंटिन्यू चैम्बर माना जाता है जो कभी डिसॉल्व नहीं होती, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। देन हमने लोकसभा का ड्यूरेशन देखा कि 5 साल का होता है, बट अगर नेशनल इमरजेंसी केस हो तो 1 साल और से एक्सटेंड किया जा सकता है। अब इसके आगे के टॉपिक्स हम आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट किस तरीके से होती है। ठीक है, उसमें हम पहले पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन, यानी लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो हम देखते हैं। और ये जो क्वालिफिकेशंस हम पढ़ेंगे वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखी है वो क्वालिफिकेशन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो भी लोकसभा राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है वो कहीं ना कहीं इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। अगर वो देश का नागरिक नहीं है तो वो राज्यसभा और या फिर कह सकते हैं लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता। देन जो भी वो मेंबर बनेगा उसे ओथ या फिर अफर्मेशन लेनी पड़ेगी बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। यानी इलेक्शन कमीशन क्या करेंगे, एक पर्सन को ऑथराइज कर देंगे कि भाई ये जो होंगे इन मेंबर्स की ओथ लेंगे। और ओथ में बेसिकली उन्हें क्या क्या कहना पड़ेगा। सबसे पहले टू बियर ट्रूथ, फेथ एंड एलिजेंस टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसके प्रति फेथफुल रहना है, एलिजेंस शो करना है, एंड हमारी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी जो इंडिया की वो हमेशा बनाए रखनी है। देन हम देखते हैं कि अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी जो एज है नॉट लेस देन 30 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। 30 साल या फिर उससे ऊपर की जो 30 साल से ऊपर की जो एज है वो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए आपको 25 साल या फिर उससे ऊपर की एज होनी चाहिए, तब आप लोकसभा का मेंबर बन सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ही मस्ट पोजेस ओथ अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो यानी कि अभी हमने जो क्वालिफिकेशन पढ़ी वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी, बट इसके अलावा कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं जिसे बाद में हमारे पार्लियामेंट ने एक एक्ट के थ्रू जो है उन क्वालिफिकेशंस को ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसके लिए पार्लियामेंट ने क्या करा, एक एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट लेके आया 1951 में। यहाँ बोला गया है कि ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। यानी जो भी मेंबर राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है या फिर लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है वो पर्टिकुलर पर्सन जो रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ इलेक्टर इन द सेंस उस पर वोट डालने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए देश के किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्यसभा में क्या होता है। राज्यसभा में होता ये था कि जो राज्यसभा का मेंबर अगर कोई बनना चाहता है किसी भी स्टेट की किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो वो पर्टिकुलरली उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूंसी में उसे वोट डालने की उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए थी। ठीक है, ये क्राइटेरिया था 2003 से पहले कि अगर मान लो राज्यसभा में जिस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं 12 मेंबर्स, पर बाकी जो मेंबर्स होते हैं जो स्टेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं उनका इलेक्शन किस तरीके से होता है कि जो स्टेट के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं अपने स्टेट से किसी भी मेंबर को मतलब जो भी राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है उसको इलेक्ट करके भेजते हैं। तो जो पर्सन बेसिकली राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसे उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट डालने की अगर कैपेबिलिटी है, मतलब वो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डाल सकता है, तो वो उस स्टेट से जो है बेसिकली राज्यसभा में रिप्रेजेंट कर सकता है वहाँ पे मेंबर बन के जाके। ठीक है, तो ये था 2003 से पहले कि अगर आपको जिस स्टेट से और जिस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप इलेक्टर हो सिर्फ वहीं से आप जो है राज्यसभा का मेंबर बन सकते हो, किसी और स्टेट की कॉन्स्टिट्यूंसी से आप राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकते। बट हम देखेंगे कि जो 2003 है वहाँ पे इस चीज़ को बदल दिया गया और कहा गया कि अगर आप देश के किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्टर हो तो किसी भी स्टेट में आप राज्यसभा का मेंबर बन सकते हो। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं।
मान लो एक पर्सन है जो कि यूपी का रहने वाला है और वो चाहता है कि यूपी की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके द्वारा उसको इलेक्ट करके जो है राज्यसभा में सीट मिल जाए, ठीक है। बट उसके लिए कंडीशन होती है, बट वो कंडीशन कहीं ना कहीं 2003 से जो है 2003 से पहले वो कंडीशन जो है अप्लाई होती थी, ठीक है। तो उस कंडीशन में बेसिकली माना जाता था कि जो पर्सन, मतलब हम एग्जांपल ले रहे हैं यूपी के पर्सन का, तो जो पर्सन यूपी का रहने वाला है तो उससे वहाँ का वोटर होना ज़रूरी है। अगर वो वहाँ का वोटर है तो राज्यसभा की सीट उसे आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। बट अब इस कंडीशन को कहीं ना कहीं 2003 के बाद जो है ख़त्म कर दिया गया है और कहा गया है कि मान लो एक पर्सन है छत्तीसगढ़ का रहने वाला और क्योंकि वो छत्तीसगढ़ में रहता है तो छत्तीसगढ़ की कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो इलेक्टर भी है। इलेक्टर होने का मतलब है उसको वोट देने की उसके पास कैपेबिलिटी है। बट अगर वो ये चाहता है कि वो यूपी की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा राज्यसभा में जाए, ठीक है, तो वो ऐसा कर सकता है। भले ही वो यूपी में इलेक्टर ना हो बट फिर भी वो चाह सकता है कि वो यूपी की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उसको इलेक्ट करके राज्यसभा में भेजे, तो ये पॉसिबल है। बट पहले ये पॉसिबल नहीं था। जिस स्टेट के आप इलेक्टर हो वहीं से आप राज्यसभा में के मेंबर बन सकते हो, बट अब ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। 2003 में इस कंडीशन को जो है बेसिकली ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई भी पर्सन भले ही देश की कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली का वोटर क्यों ना हो, किसी भी स्टेट्स के थ्रू वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट होकर राज्यसभा में मेंबर बन सकता है। अब जब ये आया तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों ने इसके खिलाफ अपील डाली सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये इस तरीके से तो सही नहीं है कि अब भाई जिस स्टेट के आप इलेक्टर नहीं हो तो कैसे आप वहाँ से राज्यसभा की सीट हासिल कर सकते हो। तो जब 2006 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये गया कि भाई ये जो चेंज हुआ है क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सही है नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह सकते हैं इसको अपहेल्ड कर दिया और कहा कि ये जो चेंजेस किए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली काफ़ी वैलिड है और इसको अब कंटिन्यू किया जाएगा और अब की डेट में हम देखते हैं कि ये चीज़ फॉलो की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन बताई गई है कि अगर कोई पर्सन जो कि SC ST का है उस पर्टिकुलर स्टेट में वो SC ST के अंदर आता है या फिर कोई भी यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर वो ST SC के अंदर आता है, तब वो कंटेस्ट कर सकता है उस पर्टिकुलर सीट के लिए जो कि रिज़र्व की गई है उसके लिए। यानी कि उस पर्टिकुलर स्टेट में अगर आपको SC और ST का कोटा मिल रखा है तभी आप जो है जो भी रिज़र्व सीट है उसके लिए कंटेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हो किसी एक स्टेट में आपको रिजर्वेशन का कोटा मिल रखा होता है और कहीं पे नहीं मिल रखा होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हो और वहाँ की स्टेट ने किस तरीके से आपको जो है एक SC ST में आपको बोल रखा है कि आप उस कैटेगरी में अंदर आते हो। तो अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आते हो तो आप जो रिजर्वेशन सीट जो दी गई है SC ST की उसके लिए आप कंटेस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर ST ST का कोई भी मेंबर अगर वो चाहता है कि जो नॉन रिजर्व्ड सीट है यानी जो जनरल कैटेगरी की सीट है अगर वो उससे लड़ना चाहता है तो उससे भी लड़ सकता है, ठीक है। ज़रूर नहीं है कि सिर्फ रिजर्व सीट के लिए वो लड़े, जनरल सीट के लिए भी वो कंटेस्ट कर सकते हैं। तो ये दो अलग से क्वालिफिकेशन जो है पार्लियामेंट ने ऐड करी है कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के थ्रू। देन हम देखते हैं ये हमने सारी क्वालिफिकेशन देख ली जिन जिन पर्सन को मेंबर बनना है लोकसभा राज्यसभा का तो उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब हम देखते हैं डिसक्वालिफिकेशन किस तरीके से किया जाएगा मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एक मेंबर को जो कि इलेक्ट हुआ है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, तो उनको अगर डिस्क्वालिफिकेशन करना है तो किस किस बेसिस पे कर सकते हैं उनको डिस्क्वालीफाई। सबसे पहले यहाँ बोला गया है कि इफ़ यू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, यानी यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और या स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर आप कोई भी ऑफिस आपने होल्ड करके रखा हुआ है और साथ ही साथ आप मेंबर भी हो लोकसभा राज्यसभा के, तो एक तरह से ये हो जाएगा कि आप वहाँ पे एक एम्प्लॉय भी हो स्टेट गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, दूसरा आप राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर भी हो, तो कहीं ना कहीं इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, ठीक है। बट अगर आप मिनिस्टर हो, यूनियन मिनिस्टर हो या स्टेट मिनिस्टर हो, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमने पहले भी देख लिया था कि कोई भी यूनियन मिनिस्टर है यानी सेंटर का मिनिस्टर है, कोई भी स्टेट मिनिस्टर अगर वो चाहे तो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है या फिर लोकसभा का मेंबर बन सकता है, तो वो बेसिकली एलिजिबल है इनका मेंबर बनने के लिए लोकसभा राज्यसभा का, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है कहीं ना कहीं एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो कहीं ना कहीं डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ है जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूड की जाएगी और कौन सी चीज़ नहीं इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। एंड पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विल नॉट डिस्क्वालीफाइड होल्डर फ्रॉम पार्लियामेंट्री मेंबरशिप, यानी कल को जो चीज़ आज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड की गई है अगर पार्लियामेंट चाहे कि पर्टिकुलर एक्ट बना के कि भाई ये चीज़ जो आने वाले फ्यूचर में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानी जाएगी, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर है कि किस चीज़ को वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड करना चाहती है और किसको एक्सक्लूड करना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर बाय द कोर्ट, यानी कि जो पर्सन एज अ मेंबर के लिए खड़ा हुआ लोकसभा राज्यसभा बनने के लिए, तो अगर पता चल जाए कि हम उसको कि वो अनसाउंड माइंड है यानी कहीं ना कहीं वो मतलब कहीं ना कहीं वो फिजिकली थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा कह सकते हैं चैलेंज है वो पर्सन, तो उस केस में जो कोर्ट है अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये तो मेंटली चैलेंज्ड है या फिर इसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक मेंबर बन सके, तो उस बेसिस पे उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है।
नेक्स्ट है ही इज़ अ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कि कोई पर्सन मान लो उसने बैंक से काफ़ी ज़्यादा लोन लिया, लोन लेने के बाद उसने उस लोन को रीपे नहीं किया, यानी उधार उसके पास अभी भी पड़ा हुआ है और उसने कहीं ना कहीं अपने आप को जो है बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। बैंकरप्ट यानी कि उसके पास अभी भी पैसा नहीं है उधार, मतलब अपना उधार चुकाने का। तो उस केस में जो है उस पर्सन को, अगर मान लो वो पर्सन बनना चाहता है लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर, तो उसको बनाया नहीं जाएगा। बिकॉज सबसे पहले को ये उसको बोला जाएगा कि जो भी आपने बैंकरप्सी फाइल की है, जो भी आपका उधार है, पहले उसको अच्छे से पे कर दो। पे करने के बाद जब आपके सारे के सारे उधार आपके चुकता हो जाएंगे, उसके बाद आप इलेक्शन लड़ सकते हो, उससे पहले नहीं। तो इस बेसिस पे भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट, इफ़ ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो देश का नागरिक ही नहीं है तो आप सोच सकते हो कि वो मेंबर बन नहीं सकता। या फिर उसने वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, या फिर उसने क्या किया, ऑल्दो वो इंडिया का पहले सिटीजन था बट बाद में उसने वॉलंटरीली यानी अपनी मर्ज़ी से किसी और फॉरेन स्टेट की जो सिटीजनशिप एक्वायर कर दी। और जैसे ही हमारे सिटीजनशिप एक्ट है उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि जैसे ही आप, ऑल्दो आप इंडिया के सिटीज़न हो, बट अगर आप वॉलंटरीली किसी और कंट्री के सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में जो अगर टर्मिनेट हो जाएगी सिटीजनशिप, तो आप सोच सकते हो वो सिटीजन नहीं रहेगा इंडिया का, तो वो मेंबर नहीं बन सकता। साथ ही साथ लिखा हुआ है एंड इट इज़ अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ अलायंस टू एन फॉरेन स्टेट, या फिर किसी भी फॉरेन स्टेट के साथ कोई रिलेशन रखता हो तो उस केस में भी जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ ही इज़ डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, इसके अलावा पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाया है डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग भी अगर वो पर्सन उसमें खड़ा हो पाता है, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो रहा है, तो उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट ने एक ऐसा लॉ बनाया भी है। जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में हमने क्वालिफिकेशंस देखी थी कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जो है उन पर्सन को बेसिकली इलेक्ट किया जाएगा, मेंबर बन सकते हैं लोकसभा राज्यसभा के। तो सेम इस एक्ट के थ्रू जो है हम देखने को मिलेगा कि हम किस तरीके से पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, बोला गया है कि ही मस्ट नॉट हैव बिन फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेज और करप्ट प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन, यानी कि अगर मान लो वो जो पर्सन है जो मेंबर बना है लोकसभा या फिर राज्यसभा का, उसके जब इलेक्शंस हो रहे थे तो उसने कुछ ऐसे करप्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया या फिर कुछ ऐसे घपले किए अपने इलेक्शन में जीतने के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर ये बाद में प्रूव हो जाता है कि उसने जो इलेक्शन है गलत प्रैक्टिसेस के थ्रू जीता है या फिर कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन के इलेक्शन को उस पर्सन को जो कि मेंबर है लोकसभा राज्यसभा का, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजमेंट फॉर 2 और मोर ईयर्स बट द डिटेंशन ऑफ पर्सन अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन। यहाँ पे दो चीज़ों की देखो बात की गई है। पहला कि अगर मान लो एक पर्सन है उसने कुछ क्राइम किया और क्राइम करने के बाद उसे 2 साल की सज़ा हुई, ठीक है, अगर 2 साल की सज़ा हो रही है तो चलो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। पर 2 या 2 से ज़्यादा साल की अगर मान लो किसी पर्सन को सज़ा हो रही है तो उस केस में पहले वो पर्सन जो है उसको वो अपना सज़ा काटेगा। सज़ा काटने के बाद जो है 6 साल तक कम से कम वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ना ही लोकसभा के ना ही राज्यसभा के। और जैसे ही 6 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद वो कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकता है मेंबर बनने के लिए। ठीक है, तो कह सकते हैं एक तरह का कट ऑफ टाइम दे रखा है कि पहले वो इस पर्सन को जिसने कुछ क्राइम किया उसको जो भी सज़ा मिली होगी 2 साल या फिर उससे ज़्यादा साल की सज़ा, तो पहले वो पर्टिकुलर टाइम जो है उसकी सज़ा का वो कंप्लीट करके आएगा। कंप्लीट करने के बाद जब वो जेल से बाहर आएगा तो भी उसको एक 6 साल का टाइम का गैप लेना पड़ेगा और उस 6 साल के बाद ही वो अप्लाई कर सकता है अपने आप को, अगर वो खड़ा होना चाहता है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए या फिर राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है डिटेंशन की। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मान लो कोई पर्सन है जो फ्यूचर में कुछ क्राइम करने वाला है बट उसने वो क्राइम किया नहीं है अभी, बट कहीं ना किसी सोर्सेज से पता चला है गवर्नमेंट को कि ये पर्सन फ्यूचर में कुछ क्राइम करने वाला है, तो उससे पहले ही उस पर्टिकुलर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए उसे डिटेन कर लिया जाता है। ठीक है, तो उस केस में अगर मान लो किसी पर्सन को डिटेन करके रखा है प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू, तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, बिकॉज उसने भी क्राइम किया नहीं है। क्राइम किया होता तो कहीं ना कहीं उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते, बट उसने क्राइम नहीं किया है, बट उसे क्राइम करने से रोकने के लिए कहीं ना कहीं उससे पहले डिटेन करके रखा गया था। ठीक है, तो इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते इलेक्शन लड़ने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि ही मस्ट नॉट हैव फेल टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन अ टाइम। तो जैसे कि हम जानते हैं जो इलेक्शन कमिश्नर है वो उसको आपको सारे के सारे डिटेल्स देनी पड़ती है कि कितना खर्चा हुआ इलेक्शन में, सारे के सारे अकाउंट्स में हर एक चीज़ आपको एक तरह का मेंशन करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। बट अगर वो सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे से मेंशन नहीं की है और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के पास वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स नहीं पहुँचे हैं टाइम से, तो उस बेसिस पे या फिर आपने जो अकाउंट्स दिखाने चाहिए थे वो आपने छुपा दिए हैं, वो आपने अच्छे से रिवील नहीं किए इलेक्शन कमीशन के सामने, तो उस बेसिस पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है।
नेक्स्ट, ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क और सर्विसेज, ठीक है। यानी जो भी पर्सन मेंबर बनना चाहता है लोकसभा राज्यसभा का, उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में। यानी देखने को ये मिलता है जैसे गवर्नमेंट है वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट देती है, जैसे सड़क बनाने का, ब्रिज बनाने का, ठीक है। तो उस केस में अगर मान लो जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट में मान लो वो पर्सन भी शामिल है या फिर उस पर्सन के कोई फैमिली मेम्बर को शामिल किया गया है, तो उस केस में ही माना जाएगा कि भाई सरकारी काम है तो ये उससे फ़ायदा उठाना चाहता है। अब क्योंकि आप मेंबर बनना चाहते हो लोकसभा राज्यसभा का और वहाँ पे आप जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रही है उसमें आपका हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं वो गलत माना जाएगा, ठीक है। कि एक तरफ आप सरकार के सिस्टम में आप हो और दूसरी तरफ सरकार के जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसका बेनिफिट आप उठा रहे हो, तो वो सही नहीं है। नेक्स्ट है कि ही मस्ट नॉट बी अ डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन अ कॉर्पोरेशन विच द गवर्नमेंट हैज़ एटलीस्ट 25% शेयर, ठीक है। यानी कि ऐसी कोई कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट की 25% के शेयर हैं, उस कॉर्पोरेशन का पार्ट नहीं होने चाहिए। और साथ ही साथ उसकी कोई भी अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की कोई पोस्ट है, ठीक है, तो वो पोस्ट भी आप उस पोस्ट में आप बैठे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर वो पर्सन के पास मान लो कोई भी कॉर्पोरेशन है तो उसका हिस्सा नहीं हो सकता। अगर कोई प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, उस प्राइवेट कॉर्पोरेशन में हम देख सकते हैं सरकार की कोई भी हिस्सेदारी नहीं होती। अगर जहाँ पे सरकार का 25% का भी शेयर है उस कॉर्पोरेशन में, तो उस कॉर्पोरेशन के आप पार्ट नहीं होने चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर ये माना जाएगा कि भाई आप सरकार के लिए काम कर रहे हो प्लस वहाँ से आप बेनिफिट उठा रहे हो, तो वो सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया ही मस्ट नॉट हैव डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। यानी कि मान लो पहले गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता होगा और काम करने के दौरान उसको कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए या फिर कोई डिसलॉयल्टी शो करने के लिए उसे उसकी जॉब से डिसमिस कर दिया गया है, तो अगर ऐसा कभी इन पास्ट उसके साथ ऐसा हुआ होगा तो उस बेसिस में वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ठीक है। बिकॉज अगर मान लो उसने ये चीज़ इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया और बाद में ये चीज़ पता चली कि भाई इसको तो सरकारी ऑफिस से निकाला जा चुका है बिकॉज उसने कुछ घपला किया था, कुछ करप्शन किया था ऑफिस में, डिसलॉयल्टी शो की थी, तो उस बेसिस पर उसकी इलेक्शन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और फॉर ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। यहाँ और साथ ही साथ बोला गया है कि उसने पास्ट में अगर मान लो कुछ इस तरीके से काम किए हैं कि उसने दो डिफरेंट ग्रुप्स को आपस में लड़वाया, जैसे हिंदू मुस्लिम को कुछ भड़का दिया होगा जिसके कारण हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगे, या इस तरह के कुछ भाषण दिया हो जिसके कारण कम्युनिटीज़ आपस में लड़ रही हैं, या फिर उसने ब्राइब ली हो, ठीक है, दहेज वगैरह कुछ लिया हो, ब्राइब इन द सेंस मान लो कोई डोनेशन वगैरह ली हो, तो उस केस में भी उसको, क्योंकि ब्राइब भी एक तरह का ऑफेंस माना जाता है, ठीक है, तो वो सब चीज़ उसने अगर की है तो उस बेसिस पे भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसेस सोशल क्राइम्स सच एज अनटचेबिलिटी, डॉरी एंड सती। हाँ, तो डॉरी को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि मान लेते हैं वो पर्सन जो है इन पास उसने इस तरह की कोई भी प्रैक्टिसेस में अगर मान लो शामिल था, जो प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है उस प्रैक्टिसेस को क्राइम डिक्लेयर कर रखा है और उसके लिए पनिशमेंट भी घोषित कर रखी है। जैसे अनटचेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा कि अनटचेबिलिटी आज की डेट में कोई भी नहीं कर सकता, अगर वो कोई करता हुआ नजर आ गया तो सरकार उसको पनिशमेंट देगी, ठीक है। इसके अलावा आप डोरी नहीं ले सकते, आप दहेज नहीं मांग सकते किसी से, और सती प्रथा जैसी चीज़ों के लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो ये सारी कहीं ना कहीं अगर मान लो एक्टिविटी में वो पर्सन इन्वॉल्व रहा होगा पास्ट में, तो उस बेसिस पर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये सारी जो क्राइटेरियाज़ यहाँ पे हमने देखे हैं वो पार्लियामेंट ने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखोगे कि अगर मान लो जो पर्सन है वो इन सभी क्राइटेरियाज के कारण अगर मान लो डिस्क्वालीफाई होता है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को डिस्क्वालीफाई करना है नहीं करना है, या फिर वो इन सब चीज़ों के कारण डिस्क्वालीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कौन डिसाइड करेगा, हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, और प्रेसिडेंट का डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा, ठीक है। बट क्या प्रेसिडेंट यहाँ पे अपनी मर्जी से करेंगे? नो, वो एक बार ओपिनियन लेंगे इलेक्शन कमीशन का, बिकॉज इलेक्शन कमीशन को इस बात की जानकारी होती है कि भाई वो जो पर्सन राज्यसभा या फिर लोकसभा का मेंबर बना है क्या वो सही में एक अच्छा पर्सन था, क्या उसने कोई करेक्ट प्रैक्टिसेस कही है नहीं कही, बिकॉज उसके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं उन मेंबर्स के पास, रिकॉर्ड्स होते हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट जो है उनसे ओपिनियन लेंगे कि हाँ भाई ये इस कैटेगरी के अंदर इसने ये कुछ क्राइम किया है तो क्या इसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उसका जो ओपिनियन होगा कौन देंगे, इलेक्शन कमीशन, और ओपिनियन जो भी दिया जाएगा उसके हिसाब से जो है हमारे प्रेसिडेंट उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। नेक्स्ट हम डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो डिफेक्शन बेसिकली वो होता है जहाँ पे मेंबर्स जो होते हैं एक पार्टी को छोड़ के, जिस पार्टी से कहीं ना कहीं उन्होंने इलेक्शन लड़ा है उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जब मिल जाते हैं, तो उस केस में ऐसा ना हो, बिकॉज आप खुद सोचो कि अगर मान लो इतनी मुश्किल से आप एक पार्टी के मेंबर बने, ठीक है, आप उस पार्टी को मतलब आप
पार्टी आपकी जीती है, बाद में जाके जब आपको लोकसभा राज्यसभा में सीट मिल रही है, तो अगर दूसरी पार्टी ने आपको लालच देके मतलब ज़्यादा पैसे देके आपको अपनी पार्टी को छोड़ने के लिए मजबूर कर दे और आप छोड़ भी रहे हो और फिर दूसरी पार्टी में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं होगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेज डाउन दैट अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाई, कि वो पर्सन अगर इस तरह के काम करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, राज्यसभा का मेंबर हो, अगर उसने इस तरीके की चीज़ें की हैं, डिफेक्शन किया है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और डिफेक्शन के बारे में आपको देखने को मिलेगा 10th शेड्यूल में लिखा हुआ है। तो कैसे डिफेक्शन हो सकता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्राइटेरिया बता रखा है कि अगर मान लो कोई पर्सन जो है वॉलंटरली गिव अप कर रहा है मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन वूज टिकट ही इज इलेक्टेड टू दैट हाउस, यानी जिस चाहे वो लोकसभा का मेंबर बनाओ या फिर राज्यसभा का मेंबर बनाओ, जो भी वो मेंबर बना है वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की टिकट से बना है, और बाद में जब जीतने के बाद जब पॉलिटिकल पार्टी जीत गई तो बाद में वो क्या कर रहा है, वॉलंटरली यानी अपनी मर्जी से जो है उस पार्टी का मेंबरशिप को छोड़ रहा है और दूसरी पार्टी में जाके मिल रहा है, तो उस केस में माना जाएगा कि ये पर्सन जो है इसको डिस्क्वालीफाई करना है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। सेकंड बोला गया है इफ़ यू वोट और अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई भी हाउस में कोई भी बिल लाया जाता है या फिर कोई भी रेजोल्यूशन लाया जाता है तो पार्टी क्या करती है, उसमें सारे मेंबर्स को वोट डालना पड़ता है कि आप उसके लिए सहमत हो या नहीं। अगर मान लेते पार्टी ने जिस डायरेक्शन से बोला है कि हाँ भाई हम ये चीज़ें कर रहे हैं, तो सभी मेंबर्स को यानी सब जो भी एमपीज़ वहाँ बैठे हैं तो सभी को उसमें सहमति दिखानी है और उस वोट को पास करना है। बट अगर मान लेते कोई एक एमपी खड़ा होकर ये बोले कि जो भी डायरेक्शन आप दे रहे हो, मतलब अपनी पार्टी के लोगों को बोले कि जो डायरेक्शंस आपने दिए हम उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करूँगा मैं, और ना ही मैं वोट दूंगा, यानी कहीं ना कहीं वोट डालने से मना कर देता है। तो आप कहीं ना कहीं ये मतलब शो करेगा कि आप पार्टी के हिसाब से नहीं चल रहे हो, पार्टी जिस तरीके से आपको कह रही है काम करने के लिए वो काम आप नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन के ऊपर फिर डिफेक्शन की प्रोसीडिंग को चलाया जा सकता है। अगर मान लो वो प्रोसीडिंग चल गई उसके बाद उसको इस डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। नेक्स्ट है इफ़ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो होता क्या है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी पार्टी के थ्रू टिकट नहीं लेते, अपना इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मान लो वो इंडिपेंडेंट मेंबर अपने आप में श्योर हैं कि मैं बिना पार्टी के सपोर्ट के खुद से खड़ा हो सकता हूँ और खुद से जो है इलेक्शन जीत सकता हूँ, बिकॉज उसे काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। तो उस केस में अगर मान लो वो पर्सन इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन लड़ने के बाद मान लो उसने लोकसभा की सीट उसे मिल गई हो, और जैसे उसे लोकसभा की सीट मिल गई हो बाद में जाके वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जाता है, तो उस कहीं ना कहीं उस पर्सन को ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बिकॉज अगर आपने इलेक्शन लड़ा है बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट लिए हुए इंडिपेंडेंटली आपने लड़ा है, तो आपको पूरा टेन्योर जो है, जो भी लोकसभा का टेन्योर होगा उसको आप इंडिपेंडेंटली आपको जो है चलाना है। मतलब तब आप किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं बन सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने इलेक्शन तो लड़ा इंडिपेंडेंटली, बाद में जाके आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल जा रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलना ही था तो स्टार्टिंग में मिल जाते, ठीक है। अगर मान लो आपको कांग्रेस पार्टी के थ्रू आना था लोकसभा में तो उसके मेंबर बन जाते, बट बाद में आप नहीं बन सकते। नेक्स्ट यहाँ बोला गया इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा में पहले क्या होता था, 2 एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये नॉमिनेटेड मेंबर जब नॉमिनेट होकर आते हैं, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन प्रोसीजर तो फेस नहीं किया है, तो इनके पास जैसे ही वो जिस दिन भी नॉमिनेट होकर आए हैं, चाहे वो लोकसभा में आए चाहे वो राज्यसभा में आए हैं, तो इनके पास 6 महीने का एक विंडो पीरियड होता है। उस 6 महीने के अंदर वो किसी भी पार्टी के साथ अगर मान लो मिलना चाहते हैं, उस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री है, वो कर सकते हैं। बट ये 6 महीने का जो विंडो पीरियड है वो कहीं ना कहीं अगर ख़त्म हो गया है तो 6 महीने के बाद जो है आप कहीं ना कहीं वो फिर किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर वो 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करते तो उस बेसिस पे उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरियाज हमने देखे कि अगर मान लो कोई पर्सन इस तरीके से अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जा मिलता है तो उस केस में उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन है डिस्क्वालिफिकेशन का, अब हम पता कैसे चलेगा कि भाई किसको कौन इस तरीके से काम कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है डिस्क्वालिफिकेशन का अंडर द 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा में अगर मान लो कोई मेंबर इस तरीके से काम करता है तो उस केस में जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, और हमने पता है कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होती है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा का, तो वो कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे कि हाँ वो जो पर्सन है यानी जो एमपी है राज्यसभा का वो क्या इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आता है, या उसने वोट देने से मना किया है या फिर उसने इंडिपेंडेंटली लड़ा बट बाद में पॉलिटिकल पार्टी चूज़ कर लिया। तो मतलब किस क्वेश्चन के बेसिस पे यानी किन किन क्राइटेरियाज के बेसिस पे उसको डिस्क्वालीफाई करना है, या फिर जो किस क्राइटेरिया के अंदर वो फॉल कर रहा है जिसके बेसिस पे उसको डिस्क्वालीफाई करना है अंडर दी 10th शेड्यूल के अंदर जो कि डिफेक्शन का होता है, तो वो कौन डिसाइड करेंगे, चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, और लोकसभा के केस में कौन डिसाइड करेंगे, स्पीकर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है। तो उससे पहले वाले जो हमने चीज़ देखी थी उसमें हमने देखा था कि प्रेसिडेंट का रोल होता है डिसाइड करना कि किस बेसिस पे उस पर्सन उस मेंबर को उस एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है। बट डिफेक्शन के केस में जो क्राइटेरिया होता है
या फिर जो कह सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है वो स्पीकर को मिली इन केस ऑफ लोकसभा और चेयरमैन को मिली इन केस ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया 1992 में द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द डिसीजन ऑफ द चेयरमैन और स्पीकर इन दिस रिगार्ड सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। यानी कहीं ना कहीं जो डिसीजन लिया जा रहा है चेयरमैन के द्वारा या स्पीकर के द्वारा, अगर मान लो वो डिसीजन कहीं ना कहीं उन्होंने किसी दबाव में लिया है या फिर बिना सोचे समझे ले लिया है या फिर गलत डिसीजन ले लिया है, उन्हें ऐसा कुछ ऐसा मान लो MP ने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया जिस बेसिस पर उसको डिस्क्वालीफाई किया जाना था, तो वो चीज़ के ऊपर जो है कहीं ना कहीं जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। यानी जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, उसके थ्रू उस डिसीजन को रिव्यू कर सकती है जो कि स्पीकर या फिर चेयरमैन ने लिया है। अगर मान लो कल की डेट में वो चीज़ प्रूफ हो जाती है कि जो डिसीजन स्पीकर ने या फिर चेयरमैन ने लिया वो गलत है, तो उस पर्सन को जो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था उसे वापस से मेंबर MP बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वेकेटिंग ऑफ सीट्स को हम देखेंगे किस किस तरीके से सीट्स जो है वेकेंट हो सकती है हमारे MPs की, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला डबल मेंबरशिप, कि आप एक बार में 2 मेंबर्स बन रहे हो तो उस केस में आपकी कैसे सीट वेकेंट होती है। अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट द सेम टाइम। ठीक है, यानी वो लोकसभा का मेंबर बन के रहे और राज्यसभा का मेंबर बन के रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसमें कुछ प्रोविजंस लिखे हुए हैं, जहाँ पे सबसे पहले देखो बोला गया है कि इफ़ अ पर्सन इज़ इलेक्टेड टू बोथ द हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट, यानी वो लोकसभा का भी इलेक्शन में लड़ा और जीत गया और राज्यसभा का इलेक्शन में भी खड़े हुआ जीत गया, तो उस केस में उसको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा और 10 दिनों के टाइम के अंदर उसे कहीं ना कहीं डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस पार्टी या फिर किस हाउस का मेंबर वो बनना चाहता है, लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है, राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है। ठीक है, अगर मान लो उस 10 दिन के अंदर उसने डिसाइड नहीं किया तो उस केस में जो उसकी सीट है राज्यसभा की वो कहीं ना कहीं उसे छिन जाएगी और राज्यसभा की सीट अगर से छिन जाएगी तो सिर्फ उसके पास लोकसभा की सीट ही रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि 10 दिन का टाइम यहाँ दिया जा रहा है डिसाइड करने के लिए कि कौन सी सीट आपको प्रेफर करनी है, कि आप लोकसभा का रहना चाहते हो राज्यसभा का। अगर नहीं 10 दिन के अंदर डिसाइड नहीं कर पाते तो राज्यसभा की सीट आपसे छिन जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है इफ़ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज आल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, की एक MP हैं जो ऑलरेडी लोकसभा के MP हैं बट जब राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा है तो राज्यसभा के भी इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया है और जीत गए हैं वहाँ पे, तो उस केस में जो उनका फर्स्ट हाउस था वैकेंट हो जाएगा, नहीं लोकसभा की सीट से छिन जाएगी। सिमिलरली अगर मान लो कोई एक राज्यसभा के मेंबर हैं, एक ऑलरेडी वो मेंबर है अच्छे से, मतलब MP वगैरह उनका काम वाम करते हैं, बट जब लोकसभा के जब इलेक्शन हुए तो वहाँ पे भी उन्होंने अपने आप को पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे जीत के आ गए, तो उस केस में जो उनकी राज्यसभा की सीट है वो उनसे छिन जाएगी और लोकसभा के क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ा जीत के आ गए तो लोकसभा की सीट उनके पास रहेगी। थर्ड क्राइटेरिया यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ 2 सीट्स इन अ हाउस, यानी एक ही हाउस में 2 सीटें अगर उस पर्सन ने जीत ली है, उस MP ने जीत ली है, तो ही शुड एक्सरसाइज हिज ओपिनियन फॉर वन, तो उसके एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कौन सी सीट किस जगह की सीट को रखना चाहते हैं, अदरवाइज दोनों ही सीट जो इनकी वैकेंट हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो MP होते हैं जब लोकसभा के लिए लड़ते हैं तो उन्हें पता होता है कि भाई अगर मान लो वो एक जगह, जैसे मान लो गुजरात है, ठीक है, गुजरात से किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से वो इलेक्शन लड़ रहे थे एंड वहाँ पे उन्हें लगा कि भाई उनका कॉम्पिटिटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको हरा देगा, और इन केस अगर उन्हें मान लो कि लगता है कि यहाँ पे मेरा जितना मुश्किल है तो क्या करते हैं दूसरे स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूंसी से भी अपने इलेक्शन के लिए खड़े हो जाते हैं। तो अगर मान लो कि गुजरात से भी वो जीत गए और यहाँ पे मान लेते राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान से भी जीत गए, तो दोनों जगह से सीट जीत गए लोकसभा में, यानी गुजरात से भी जीत गए राजस्थान से भी जीत गए हैं, तो उन्हें जल्दी से जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा कि किस स्टेट की वो सीट जो है रखना चाहते हैं और कौन किसको छोड़ना चाहते हैं। बिकॉज अगर सही टाइम के अंदर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया तो उनकी दोनों ही सीट जो है लोकसभा की या फिर कह सकते हैं राज्यसभा की जो भी है वो कहीं ना कहीं उनसे छिन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इस बेसिस पे जो है डबल मेंबरशिप के बेसिस पे सीट जो है वैकेंट हो सकती है MP की। देन हम देखेंगे सिमिलरली अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि अगर मान लो कोई एक MP है, एक मेंबर है जो MP भी और एक MLA भी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक टाइम पे या तो MP बन के रहे या फिर MLA बन के रहे। ठीक है, इफ़ अ पर्सन ही सो इलेक्टेड हिज सीट इन अ पार्लियामेंट बिकम्स वैकेंट इफ ही डज नॉट रिजाइन हिज सीट इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 14 डेज। ठीक है, क्योंकि हम जैसा कि हम जानते हैं जब आप हमने पढ़ रहे थे कि लोकसभा राज्यसभा का मेंबर बनने का, तो एक क्राइटेरिया आपने देखा था कि जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं या फिर जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जा सकता। यानी जो स्टेट मिनिस्टर होता है, स्टेट मिनिस्टर इन द सेंस वो MLA हैं, यानी MLA चाहे तो वो MP के इलेक्शन को लड़ सकता है। ठीक है, मान लो वो MLA था, उसने जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए तो उसने मान लो उसने पार्टिसिपेट किया, उसमें जीत के आ गया। अब उसको 14 दिन का टाइम दिया जाता है, 14 दिन के टाइम के अंदर उसको डिसाइड करना है कि कौन सी सीट रखना चाहता है, वो MLA बन के रहना चाहता है या फिर MP की सीट लेना चाहता है। अगर मान लो 14 दिन के अंदर डिसाइड नहीं कर पाया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में कह सकते हैं जो पार्लियामेंट की सीट होगी यानी जो MP की सीट होगी वो उसके पास कहीं ना कहीं छूट जाएगी अगर वो 14 दिन के अंदर अपना आंसर नहीं बताता। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसे बताना पड़ेगा कि कौन सी सीट रखना चाहते हैं एज MP की, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर की या फिर पार्लियामेंट की सीट। ठीक है,
और ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं से ऐड किया गया है अकॉर्डिंग टू दी प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स 1950। ये किसने बनाया था? प्रेसिडेंट ने बनाया था, ठीक है। उसके थ्रू ये चीज़ यहाँ पे ऐड की गई है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर मान लो एक एमएलए है, नॉर्मली क्या होता है, एक एमएलए जब एमपी के लिए लड़ता है तो अगर मान लो वो एमपी की सीट भी जीत गया तो वो नॉर्मली जो स्टेट की जो सीट होती है वो छोड़ देता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप पार्लियामेंट के मेंबर बन गए तो फिर आप एमएलए क्यों बनना चाहोगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 14 दिन का टाइम आपको दिया गया है कि 14 दिन के अंदर आप डिसाइड करो। स्टेट की जो सीट अगर छोड़ना चाहती है तो छोड़ दो, बट अगर 14 दिन के अंदर आपने डिसाइड नहीं किया तो उस केस में जो पार्लियामेंट की सीट है आपकी वो वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। ताकि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो सीट आपसे छिन रही है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सीट अगर आपको लगती है तो पहले डिसीजन ले लो। अगर आप डिसीजन ही नहीं ले रहे हो, दोनों सीट्स को लेके बैठे हुए हो, तो कहीं ना कहीं जो आप पहले जो आपका एमएलए था तो वो एमएलए वाली सीट आपकी रहेगी, बट अभी जो आपने एमपी की सीट के लिए इलेक्शन लड़ा है वो आपसे कहीं ना कहीं आपसे छिन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है वैकेटिंग ऑफ सीट। तो वैकेटिंग यानी किस किस तरीके से जो एक एमपी की सीट खाली हो सकती है। पहले हमने देखा डबल मेंबरशिप, यानी अगर वो एक साथ दो चीज़ों का मेंबर बन के बैठे हैं तो उनकी कोई भी एक सीट जो है खाली हो सकती है। अब हम देखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन, बिकॉज अगर मान लो किसी एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है तो उस बेसिस पे भी उसकी सीट खाली हो सकती है, चाहे वो राज्यसभा में हो या फिर लोकसभा में हो। तो डिस्क्वालिफिकेशन की क्राइटेरियाज को भी हमने डिस्कस किया था कि किस किस बेसिस में मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। कि इफ़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन सब्जेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो क्राइटेरियाज मेंशन किए गए थे, जैसे अभी हमने देखा था, तो उस क्राइटेरियाज को अगर कहीं ना कहीं वो फुलफिल कर रहा है और उसके कारण मतलब उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और अगर मान लो कोई पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया तो उसकी सीट क्या हो जाएगी? वैकेंट हो जाएगी, यानी खाली हो जाएगी। नेक्स्ट है द लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑल्सो इंक्लूड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो डिफेक्शन को अभी जस्ट हमने कवर किया है। तो डिफेक्शन जो कि अंडर 10 शेड्यूल के अंदर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे बोला गया अगर मान लो कोई भी पर्सन अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है या फिर अपनी पार्टी में रहने के साथ साथ वो वोट देने से मना करता है, यानी अपनी पार्टी की डायरेक्शंस को फुलफिल नहीं करता, तो उस केस में उसको डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा डिफेक्शन के थ्रू। और जब भी इस तरीके की चीज़ें होंगी तो सीट उसकी वैकेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है रेजिग्नेशन भी करके कोई जाएगा तो उसकी सीट ऑब्वियसली हाउस में जो है वैकेंट हो जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि मेंबर में रिज़ाइन हिज सीट बाय राइटिंग टू अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर मान लो वो एमपी है राज्यसभा का, तो अगर मान लो कोई भी एमपी रिज़ाइन करना चाहता है अपनी पोस्ट से, तो वो राज्यसभा का जो भी चेयरमैन होगा उस समय, तो उनको वो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है। अगर वो एमपी है लोकसभा का और वो चाहता है अपनी सीट को रिज़ाइन करना, अपनी पोस्ट को रिज़ाइन करना, तो जो लोकसभा के जो स्पीकर है उनको वो अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। एंड इस केस में भी जो सीट होगी वैकेंट हो जाएगी, ठीक है, अगर रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। बट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो हमारे चेयरमैन हैं या हमारे जो स्पीकर हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को देखेंगे कि जो रीज़न कहीं ना कहीं वो मेंशन कर रहे हैं अपने रेजिग्नेशन का वो जेन्युइन है नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर स्पीकर को लगता है कि जो भी वो मतलब जो भी रीज़न, जिस भी रीज़न की वजह से वो अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं वो कल को सही नहीं है, ठीक है, यानी वो अपनी मर्ज़ी से रेजिग्नेशन नहीं दे रहे, किसी ने मान लो उनको दबाव डाला है, तो उस बेसिस पे वो चाहे तो उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे स्पीकर और चेयरमैन के पास पावर है कि अगर उन्हें लगेगा कि वो सच में देना चाहते हैं रेजिग्नेशन, इसलिए वो दे रहे हैं, तो उनको रेजिग्नेशन को उनके एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बट अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पे किसी दबाव के कारण कोई एमपी यहाँ पे अपने आप को रिज़ाइन कर रहा है, तो उस बेसिस पे उनका रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ना ही चेयरमैन के द्वारा और ना ही स्पीकर के द्वारा। नेक्स्ट है एब्सेंट। अगर मान लो कोई एक एमपी है, ठीक है, उस केस में हम देखेंगे ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज़ विदाउट इट्स परमिशन। यानी कि आपने जिस भी हाउस के आप मेंबर हो, उस हाउस के जो भी स्पीकर हो, अगर मानो आप लोकसभा के मेंबर हो तो आपको स्पीकर से कहीं ना कहीं परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप भाई इतने इतने दिनों के लिए छुट्टी में जा रहे हो, या फिर आप किसी कारणवश बीमार हो तो आपको कहीं ना कहीं उन्हें बताना पड़ेगा। बट बिना किसी परमिशन के आपने जो है कम से कम 60 दिन की छुट्टी ले ली है। सोचो 60 दिन की छुट्टी ले ली है, इट मीन्स आपने कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं की है उस हाउस की, तो उस केस में स्पीकर जो है कहीं ना कहीं आपको उस मतलब हाउस से निकाल देगा, यानी आप जो एमपी बने हुए हो वो कहीं ना कहीं आपकी मेंबरशिप को छीन लिया जाएगा यहाँ पे। और क्योंकि अगर आप यहाँ पे आपकी जो सीट है उसको वैकेंट अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया गया, इट मीन्स आप वहाँ पे नहीं आ सकते, अब आप वो सीट आपकी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जो 60 दिन की यहाँ पे बात की जा रही है उसके टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भी आप उस टाइम को कैलकुलेट करोगे तो नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस इज़ प्रोरोग्ड। ठीक है, अगर मान लो आपका जो हाउस है, जिस भी हाउस के आप मेंबर हो, वो प्रोरोग हो रखा है, यानी वो सेशन में नहीं है, या फिर उसे एडजर्न कर दिया गया है फॉर मोर देन 4 कॉन्सिक्यूटिव डेज़, यानी 4 या फिर 4 से ज़्यादा दिन के लिए उसको एडजर्न कर दिया गया है, तो उस केस में आप टाइम को इंक्लूड नहीं करोगे 60 डेज़ में, ठीक है। बिकॉज हम जानते हैं कि जो 2 सेशन होते हैं उसके बीच में कम से कम 2-3 महीने का गैप होता है, ठीक है, तो वो गैप को आप 60 डेज़ में इंक्लूड नहीं कर सकते। यानी जितने टाइम के लिए सेशन मिला है, उनकी मीटिंग हुई है, वहाँ से टाइम को गिना जाएगा। और उस जब टाइम पे, यानी उस टाइम पे जब सेशन चल रहा है, वहाँ पे डिस्कशंस हो रहे हैं, मीटिंग हो रही है,
उस टाइम पे हम कहीं न कहीं देखेंगे कि कितने दिन ऐसे थे जहाँ पे सेशन मिला, उनके बीच में मीटिंग हुई है, तो वहाँ से काउंट किया जाएगा कि अगर वो 60 डेज़ से ज़्यादा ऐसे दिन हो गए हैं जहाँ पे उस पर्सन ने, उस मेंबर ने उस मीटिंग को अटेंड नहीं किया, सेशन को अटेंड नहीं किया है, तब हम कहेंगे कि 60 दिन भी पूरे हो गए, बिल्कुल आए नहीं है, ना ही उसने परमिशन ली है, तो उस केस में उसकी सीट है वैकेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है अदर कौन कौन से केसेस है जहाँ पे हम कह सकते हैं उसकी सीट वैकेंट हो सकती है पार्लियामेंट में। इसमें बेसिकली आप देखोगे बोला गया है कि अगर मान लो इफ़ हिज इलेक्शन, यानी जो भी मेंबर है उनका इलेक्शन अगर डिक्लेयर वॉइड बाय द कोर्ट, यानी जुडिशरी ने उस पर्टिकुलर एमपी का, यानी जो राज्यसभा का एमपी है या फिर लोकसभा का एमपी है, उसके इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिया वॉइड, यानी कि वो इलेक्शन कहीं ना कहीं गलत तरीके से किया गया था, करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए किया गया था, तो उस केस में उस पर्सन को, मेंबर को जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सेकंड है कि इफ़ हिज एक्सपेल्ड बाय द हाउस, यानी जिस भी हाउस का वो मेंबर है उस हाउस के द्वारा अगर मान लो उसको एक्सपेल कर दिया गया, यानी निकाल दिया बाहर, तो उस केस में भी वो जो है कहीं ना कहीं उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी उस पर्टिकुलर हाउस में। देन है सी, बोला गया है कि इफ इज़ इलेक्टेड टू दी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, तो जैसे कि हम जानते हैं जो जब वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं तो उस केस में अगर जो भी एमपी वगैरह है तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई एमपी है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए लड़ा और जीत गया है या फिर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए लड़ा और जीत गया है, तो उस केस में उसकी जो हाउस की सीट है वो वैकेंट हो जाएगी, बिकॉज आप साइमल्टेनियसली आप मेंबर बन के रहो और वाइस प्रेसिडेंट बन के रहो, तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। नेक्स्ट है डी, इफ इज़ अपॉइंटेड टू दी ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, यानी कि अगर वो मान लो एमपी है, उसने गवर्नर की पोस्ट के लिए उसको अपॉइंट कर लिया गया है, तो उस केस में भी उसकी जो एमपी की हाउस की सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ बोला गया कि फॉर डिस्क्वालीफाइड पर्सन इज़ इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो कि इन तरीक़ों से जो भी हमने क्राइटेरियाज अभी देखे हैं उन क्राइटेरियाज़ को अगर फुलफिल कर रहा है, यानी उसका उस बेसिस पर डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है, फिर भी वो कहीं ना कहीं तरीके से जो है पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर आ गया। ठीक है, मतलब वो डिस्क्वालीफाइड है और फिर भी पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर आ रहा है, तो उस बेसिस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई है कि कैसे उसके इलेक्शन को अवॉइड किया जाए। तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं बता रखा कि कैसे उस पर्सन को उसकी सीट से उसको निकाला जाए। ऐसा पर्सन जो कि डिस्क्वालीफाइड है फिर भी इलेक्शन लड़के वो मेंबर बन चुका है पार्लियामेंट का। ठीक है, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो कहाँ पे फिर मेंशन है, तो इस चीज़ को ऐड किया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, और ये एक्ट जो है हमारी पार्लियामेंट लेके आई थी। और इस एक्ट में बेसिकली बोला गया है कि ऐसा कोई पर्सन जो कि डिस्क्वालीफाइड है और फिर भी वो एमपी बन चुका है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर बनाओ चाहे राज्यसभा का मेंबर बनाओ, तो उस केस में उसके इलेक्शन को अवॉइड करने के लिए जो पावर दी गई है वो हाई कोर्ट को दी गई है। यानी जो हाई कोर्ट है वो डिक्लेयर कर सकता है उस पर्टिकुलर डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट को कि तुम्हारा जो इलेक्शन है वो वाइड है और तुम गलत तरीके से इलेक्शन लड़के जीत के आए हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें इस हाउस से निकाला जाता है। ठीक है, मान लो वो जो एमपी है वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर जजमेंट जो हाई कोर्ट ने दी है उसके खिलाफ मान लो अपील डायल कर दे सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये जो हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है वो सही नहीं है, मैं कोई भी डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट फिर अपने हिसाब से जो है बेसिकली कह सकते हैं वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगी और देखेगी क्या सच में जो चार्जेस लगाए गए हैं हाई कोर्ट के द्वारा सही है नहीं है। ठीक है, तो यानी कि एक अपील का प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हाई कोर्ट से अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रही है तो एक बार आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हाई कोर्ट ने उस पर्सन को जो डिस्क्वालीफाइड है कहीं ना कहीं मान लो उसको कह दिया कि नहीं नहीं, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात की जा रही है वो गलत है, यानी कि उस पर्सन को उसकी सीट से अब नहीं निकाल सकते, तो जो बाकी के मेंबर हैं वो कहीं ना कहीं ये तो जानते हैं कि भाई उसका डिस्क्वालीफाई तो वो करता है बिकॉज उसने करप्ट प्रैक्टिसेस की है या फिर कुछ भी किया हुआ ऐसा जिसके बेसिस पर उन्हें लगता है कि ये डिस्क्वालीफाइड है फिर भी मेंबर बन चुका है, तो वो मेंबर्स भी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो पर्सन है डिस्क्वालीफाइड पर्सन कैंडिडेट है इसको हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं बरी कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर केस को हैंडल करो और बताओ कि किस तरीके से इसके इलेक्शन को वाइड डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से इसको किया जा सकता है हैंडल। नेक्स्ट हम देखते हैं ओथ और अफर्मेशन में। यहाँ पे बेसिकली मेंशन किया गया है कि हर एक मेंबर चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, जैसे ही वो इलेक्ट होकर आ जाते हैं वैसे उन्हें हाउस में जाने से पहले उन्हें ओथ सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, ओथ लेनी पड़ेगी या फिर अफर्मेशन लेनी पड़ेगी बिफोर द प्रेसिडेंट के सामने, या फिर अगर प्रेसिडेंट किसी पर्सन को अपॉइंट कर लेते हैं इस पर्पज़ के लिए तो उस पर्सन के सामने जो है ओथ लेनी पड़ेगी, यानी कि बिना ओथ लिए वो अपने ऑफिस में एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर ऐसे केस में एंटर कर जाते तब क्या होता है तो वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उन्हें ओथ में क्या क्या चीज़ें बेसिकली कहनी पड़ती है। पहला वही टू बियर ट्रूथ फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे इंडिया का उसकी तरफ अपना फेथ दिखाएंगे। ठीक है, और हमारी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी जो इंडिया की उससे अपहोल्ड करके रखेंगे एंड फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे ड्यूटीज़ को, और बिकॉज जिस भी पर्पज़ के लिए उन्हें इलेक्ट किया गया है तो जो भी उनकी ड्यूटीज़ है उन ड्यूटीज़ को कहीं ना कहीं वो अपने दिल से और शिद्दत से निभाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो ओथ में बोलते हैं। देन यहाँ पे लिखा है कि अनलेस अ मेंबर टेक्स द ओथ ही कैन नॉट वोट, मतलब जब तक कोई मेंबर ओथ नहीं लेता है तब तक वो उस हाउस में भले वो हाउस का मेंबर हो बट वो हाउस का मेंबर होने के बावजूद भी जो है वोट नहीं दे सकता।
पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एंड डज नॉट बिकम एलिजिबल टू द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़। तो कितना इंपॉर्टेंट है ओथ लेना, वो आप समझ ही सकते हो कि अगर मान लो कोई भी एमपी बिना ओथ लिए हाउस में बैठा हुआ है और हाउस की जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, वोट दे रहा है और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज़ ले रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे गलत माना जाएगा, बिकॉज ऐसा वो नहीं कर सकता। वो वोट तब तक नहीं दे सकता, पार्टिसिपेट तब तक नहीं कर सकता, उसे कोई भी प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज़ तब तक नहीं मिल सकती जब तक वो ओथ नहीं लेगा, ठीक है। बट इन केस भी अगर मान लो वो बहुत ही ज़िद्दी इंसान है, वो अपनी मन की कर रहा है, ना ही उसने ओथ लिया है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं जो है बैठ के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर जो है अपना वोट दे रहा है, तो उस केस में उसे पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। और हर दिन का पेनल्टी उन्हें लगाया जाएगा 500 रुपये, यानी जितने दिन भी वो बिना ओथ के रहेगा उतने दिन उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी 500 रुपये की, ठीक है। तो किस किस केस में जो है उसे पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया गया है बिफोर टेकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू दी प्रिस्क्राइब्ड ओथ और अफर्मेशन, यानी कि अगर बिना ओथ और अफर्मेशन लिए अगर वो हाउस में बैठा है और हाउस की प्रोसीडिंग सुन रहा है, वोट दे रहा है, तो उस केस में उसे हर दिन जितने भी दिन वो बैठ के ये सब काम कर रहा है और बिना ओथ लिए काम कर रहा है, तो उतने दिन के हिसाब से उसे हर दिन 500 रुपये देने पड़ेंगे। सेकंड है व्हेन ही नोज़ दैट ही इज़ नॉट क्वालिफाइड और दैट ही इज़ डिसक्वालीफाइड फॉर इट्स मेंबरशिप, यानी एक मेंबर है, मतलब एक एमपी है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, अगर उसे पता है कि वो जानता है इस बारे में कि वो क्वालिफाइड नहीं था इस इलेक्शन के, या फिर मतलब एक डिसक्वालीफाइड मेंबर था, फिर भी उसने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीत के आया है, तो उस केस में जो है जितने भी दिन वो एज ए एमपी बना रहेगा उतने दिन का उसे पेनल्टी फेस करना पड़ेगा। बिकॉज भले ही वो जानता है कि वो डिसक्वालीफाइड पर्सन है, फिर भी वो लड़के आ गया, बट कहीं ना कहीं जब तक हाई कोर्ट इसके इलेक्शन को वॉइड ना कर दे, सुप्रीम कोर्ट में उसको इलेक्शन को वॉइड ना करते, तब तक वो जब तक वो उस हाउस में बैठा हुआ है उतने दिन तक उसको जो है 500 रुपये हर दिन के हिसाब से पे करने पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड यहाँ पे बोला गया है कि व्हेन ही नोज़ दैट ही इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम सिटिंग और वोटिंग इन द हाउस बाय वर्च्यू ऑफ एनी पार्लियामेंट्री लॉ, यानी पार्लियामेंट्री लॉ के हिसाब से जहाँ पे उसको मना किया गया है कि भाई आपको यहाँ पे बैठना नहीं है, आपको यहाँ पे वोटिंग नहीं करना, ठीक है, तो फिर भी वो उस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री लॉ को फॉलो नहीं कर रहा और जाके बैठ रहा है उस हाउस में, वोट भी कर रहा है, तो यानी वो लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा है। और जब भी आप पार्लियामेंट्री लॉ के अगेंस्ट काम करोगे तो उस एमपी को कहीं ना कहीं पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है, और पेनल्टी के रूप में उसे हर दिन का 500 रुपये पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उस एमपी को करनी पड़ेगी जो बिना ओथ और अफर्मेशन की कह सकते हैं हाउस में गया है, या फिर डिस्क्वालीफाइड होने के बावजूद हाउस में बैठा हुआ है, पार्लियामेंट्री लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, उसके हिसाब से नहीं चल रहा, तब भी उसको जो पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सैलरी एंड अलाउंस किस तरीके से मिलता है। तो मेंबर जो है दोनों हाउसेस के, चाहे लोकसभा और राज्यसभा हो, उनको सैलरी से मिलती है, कुछ अलाउंस भी मिलती है जो कि डिटरमाइन की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। पर अगर देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में पेंशन के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि किस तरीके से पेंशन दी जाएगी, कितना पेंशन दिया जाएगा, बट पार्लियामेंट के द्वारा जो है पेंशन दिया जाता है मेम्बर्स को, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 1954 में, ठीक है, पार्लियामेंट इज़ एंटाइटल द सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट लेके आए थे। एंड इन 2018 में जो सैलरी है मेंबर की वो इंक्रीज़ कर दी गई। पहले जो सैलरी होती थी वो 50,000 थी, 50,000 से एक लाख बढ़ा दी गई पर मंथ। एंड जो अलाउंस था 45,000 मिलता था, जिससे बढ़ा के 70,000 कर दिया पर मंथ। एंड कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउंस मिलते थे 45,000, उसको बढ़ा के 60,000 कर दिया पर मंथ। ये कब किया गया? 2018 में एक एक्ट लेके आके, ठीक है। अर्लियर इन 2010 में, 2010 में तो डेली अलाउंस जो मिलते थे उसको भी इंक्रीज़ कर दिया। डेली यानी हर दिन जो भी अलाउंस मिलता था तो 1,000 रुपये मिलता था पहले, और अब उसको बढ़ा के 2,000 रुपये कर दिया गया था फॉर ईच डे ऑफ रेजिडेंस ऑन ड्यूटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रॉम 1976 से। आप देखोगे कि जो मेंबर आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू अ पेंशन ऑन अ ग्रेजुएट स्केल फॉर ईच 5 ईयर टर्म एज अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि 5 साल के टर्म के लिए उनको इलेक्शन मतलब टर्म होता है लोकसभा का, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो भी मेंबर है उनको पेंशन भी उस हिसाब से दी जाती है। फ्रॉम 1976 से ये देना शुरू हो गया था पेंशन को, ठीक है। एंड बिसाइड दिस दे आर प्रोवाइडेड विद, इसके अलावा इनको पेंशन तो मिलती है, बट साथ ही साथ ट्रैवल फैसिलिटी मिलती है, अकोमोडेशन, रहने का खर्चा, और टेलीफोन और व्हीकल एडवांस मेडिकल फैसिलिटी, सारी चीज़ें इनको दी जाती है। देन हम देखते हैं कि जो सैलरी एंड अलाउंस जो होती हैं किसकी, आपके स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा आर आल्सो डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, यानी इनकी सैलरीज भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करते हैं। एंड दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जैसे कि हम जानते हैं गवर्नमेंट का पैसा यहीं पे जमा होता है और यहीं से जो है पैसे को निकाल के सैलरी के तौर पे इन लोगों को दी जाती है। और दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट, यानी जब भी यहाँ से पैसे को निकाला जाता है तो कोई भी वोटिंग नहीं की जाती पार्लियामेंट में इससे रिलेटेड कि कितना पैसा देना है कितना नहीं देना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब भी यही है कि यहाँ पे कोई भी एनुअल वोटिंग नहीं होती। देन हम देखते हैं 1953 में पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया सैलरी एंड अलाउंस ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। इस एक्ट में आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स यहाँ पे मतलब है
ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर, जैसे कि आपके चेयरमैन हो गए, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। एंड 2018 में जो पार्लियामेंट ने इंक्रीज़ कर दी थी सैलरी ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, यानी राज्यसभा के चेयरमैन, जैसे कि हम जानते हैं राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और उनको जो सैलरी मिलती है वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट नहीं मिलती, जो क्योंकि उनका मेन काम चेयरमैन है राज्यसभा का, तो चेयरमैन की जो सैलरी होनी चाहिए उस सैलरी को वो लेते हैं, ठीक है। और 2018 में उनकी सैलरी थी बढ़ा दी गई थी। पहले उनकी सैलरी 2.5 लाख हुआ करती थी, जिसे बाद में इंक्रीज़ करके 4 लाख रुपीज़ पर मंथ कर दी गई। सिमिलरली अदर ऑफिसर्स जो है, चाहे वो स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर लोकसभा की, या डिप्टी चेयरमैन हो राज्यसभा की, उनकी सैलरी भी पर मंथ के हिसाब से उन्हें मिलती है, और जो भी पार्लियामेंट ने डिसाइड की होती है उस हिसाब से दी जाती है। फर्दर ईच ऑफिसर जो है पार्लियामेंट के, यहाँ पे कौन से ऑफिसर की बात की जा रही है, अदर देन दी चेयरमैन एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ डेली अलाउंस, यानी जो चेयरमैन राज्यसभा को से अगर उसके अलावा जो बाकी हैं उनको डेली अलाउंस मिलता है, ठीक है, एट द सेम रेट, जो कि कहीं ना कहीं डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, जो उन्हें मिलता है वही उन्हें भी मिलता है, ठीक है। ऑल्सो ईच ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस भी मिलता है एट द सेम रेट एज अ पेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जितना मिलता है उतना इनको भी दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द सेम एक्ट जो लाया गया था, एक सम्चुअरी अलाउंस भी मिलता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा को एट द सेम रेट, जो कि पे किया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर को। तो जैसे कि हमने देखा था कैबिनेट वाले चैप्टर में कि कैबिनेट मिनिस्टर को एक सम्चुअरी अलाउंस मिलता है, जिसमें 2,000 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। तो सिमिलरली जो स्पीकर होता है लोकसभा का, उनको भी ये दिया जाता है। लाइकवाइज द सम्चुअरी अलाउंस टू बी पेड डिप्टी स्पीकर को भी दिया जाता है लोकसभा के, एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एट द सेम रेट एज पेबल टू द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट को जितना मिलता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को कितना मिलता है, सम्चुअरी अलाउंस 1,000 रुपीज़ मिलता है पर मंथ। तो जितना उन्हें मिलता है उसको कितना मिलेगा, यानी कि जो लोकसभा के चेयरमैन, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, उन स्पीकर को सम्चुअरी अलाउंस मिलेगा जितना कैबिनेट के मिनिस्टर को मिलता है, जो कि कितना मिलता है पर मंथ 2,000 रुपये। एंड बाकी जो आपके डिप्टी स्पीकर बच गए या फिर जो डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, इनको कितना मिलेगा, जितना मिनिस्टर ऑफ स्टेट को मिलता है, जो कि कितना मिलता है पर मंथ 1,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सैलरी अलाउंस जो अच्छे से डिस्कस कर लिया है। एंड तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी के टॉपिक्स हम आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। एंड आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।